जी, प्रीवियस 3 लेक्चर्स हो चुकी हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस पे, और सेंसिटिविटी एनालिसिस हम अप्लाई कर रहे हैं रेडिमिक्स मॉडल के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स की रेंजेस निकाली थी कि ये कोएफिशिएंट कितना वेरी हो सकता है मिन और मैक्स अगर इसको फिक्स करें 4। और आपने देखा होगा कि ये 2 से 6 तक इसकी रेंज आई थी, तो ये वेरी कर सकते थे आप 2 से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। तो फिर हमने इस कोएफिशिएंट की भी वेरिएशन देखी कि अगर इस 5 को फिक्स कर दें तो ये मिन और मैक्स क्या होगा। और हमारे पास जो डेटा आया था तो आई थिंक 3.3 इसका मिन था और मैक्सिमम 10 था। तो ये फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स पे था। सेकंड लेक्चर में हमने राइट हैंड साइड की वेरिएशंस चेक करनी थी। तो सेकंड लेक्चर में सिर्फ हम एक कंस्ट्रेंट के बारे में ही बात कर सके थे कि जो राइट हैंड साइड है और ये कंस्ट्रेंट आपकी है रिलेटेड टू मटेरियल M1। तो राइट हैंड साइड 24 ये शो कर रही थी कि ओरिजिनली मटेरियल M1 अवेलेबल है, और हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू ये ऑब्जर्व किया था, ये कैलकुलेट किया था कि ये मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो आई थिंक मिनिमम इसकी 20 थी और मैक्सिमम 36। इट मींस ये राइट हैंड साइड पे जो 24 है तो इसकी रेंज भी हमें मिल गई कि इसको 20 तक मिनिमम लेके जा सकते हैं और 36 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। और थर्ड लेक्चर में हमने M2 कंस्ट्रेंट के बारे में बात की थी कि ये राइट हैंड साइड कितनी वेरी हो सकती है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या थी। और मेरा ख्याल है इसकी मिनिमम रेंज हमने कैलकुलेट की थी कि इसको 4 तक लेके जा सकते हैं, और मैक्सिमम हमने आई थिंक 6.67 ये था। तो आपको इसकी मेन मैक्स इसकी मिली थी और इसकी मिली थी। जब मेन मैक्स मिल जाए तो आपने यूनिट वर्थ भी कैलकुलेट करनी होती है। तो हम इसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसकी यूनिट वर्थ मेरे ख्याल में कोई बताएगा क्या कैलकुलेट की थी? आई थिंक $750 मेरे ख्याल में इसकी यूनिट वर्थ निकली थी, ये मिन और मैक्स को देखते हुए। और सेकंड कंस्ट्रेंट जो है, इससे जो हमने यूनिट वर्थ निकाली थी, और वो मेरा ख्याल है $500, 0.5 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, $500। तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हम देख चुके हैं, इनकी मिन मैक्स ये दो बाकी हैं। और आज का फोर्थ लेक्चर है हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस का, और आज हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रेंट 3 और कंस्ट्रेंट 4। तो ये 3 कंस्ट्रेंट और 4 कंस्ट्रेंट्स आपको पता है रेडिमिक्स में ये मार्केट डिमांड्स। तो ये मार्केट डिमांड हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको मार्केट डिमांड 2, और हम ये जो राइट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट है तो इसकी वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं। जी, पॉइंट क्लियर हो गया? समरी मिल गई आपको पूरी सेंसिटिविटी एनालिसिस की? कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। तो अभी हम आप देख सकते हैं 4 की 4 कंस्ट्रेंट्स की लाइंस मैंने शो कर दी हैं। ये M1, इसको हम मिनिमम 20 और मैक्सिमम 36 तक देख चुके हैं। और ये जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट की जो लाइन थी हमारे पास, ये थी M2 से रिलेटेड, और हम देख चुके हैं ये मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6.67। 2 कंस्ट्रेंट्स और थी, उसमें से एक कंस्ट्रेंट ये है, ये वाली, ये आपको नजर आ रही है कंस्ट्रेंट मार्केट डिमांड 1, हम D1 कह लेते हैं, डिमांड 1। और एक आपके पास ये कंस्ट्रेंट है और इसको हम मार्केट डिमांड 2 कह लेते हैं, यानी D2। तो आज हमने देखना है कि इस कंस्ट्रेंट की मिन और मैक्स क्या रेंज है, और इसी तरह इसकी मिन और मैक्स क्या रेंज है। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो पहले हमने कंस्ट्रेंट आपने ली है ये M1 और M2, जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है वो उन लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहा है। तो आप देखिए आपका ऑप्टिमल पॉइंट C है, तो इस M1
लाइन के ऊपर रिजाइड कर रहा है, M2 के ऊपर भी, और ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का वही आपका ऑप्टिमल पॉइंट था। लेकिन अभी आज जो डिस्कशन है, एक लाइन आपकी ये थी कंस्ट्रेंट डिमांड 1 और एक आपकी डिमांड 2, इसमें ऑप्टिमल पॉइंट जरा साइड पे है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, देखिएगा प्लीज। ये ऑब्जर्व किया आपने जो मैंने अभी यस बात सर। की? यस सर। तो अब हम देखते हैं कि इस लाइन को, जो कि जिसकी राइट हैंड साइड बनती है 1, इधर देख लेते हैं। मैं जरा उस लेक्चर की तरफ आ जाऊं, पॉइंट की तरफ। जी, तो हमने थर्ड कंस्ट्रेंट की जो डिमांड 1 है और इसकी राइट हैंड साइड है 1, और हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस वक्त ओरिजिनली 1 है, तो ये मिनिमम लेवल तक कहां तक जा सकता है ये 1, और मैक्सिमम लेवल तक कहां जा सकता है। और ये जो 1 था, ये आपको याद होगा, ये डिमांड का, ये उन दोनों का डिफरेंस है, यानी इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट का डिफरेंस था कि एटलीस्ट 1 टन होना चाहिए, ये मतलब था। तो अब हमने देखना है कि ये डिफरेंस मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो और एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक चीज देखिए आपने, ये जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है ये C ही रहना चाहिए। आपको याद होगा जब हम ये कर रहे थे M1 कंस्ट्रेंट, तो जब हमने इसको नीचे या ऊपर लेके गए थे तो C आपका शिफ्ट हो रहा था। इस M यानी M1 को जब हमने लिया था, तो M1 को अगर हम पैरेलल डाउन और ऊपर लेके जा रहे थे तो C आपका शिफ्ट हो रहा था अलोंग द लाइन M2। लेकिन ऑप्टिमल C ही रह रहा था, तो आपने ऑप्टिमल C को ही रखना है। सिर्फ ये चेक करना है कि उस वक्त तक आपने M1 को चेंज हम कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, कि जब तक आपका ये पॉइंट C ही रहता है ऑप्टिमल पॉइंट, और ये इनफिजिबल नहीं हो जाता। तो फिर हमने M2 को लिया इसको, और M2 के केस में हमने जब उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया तो उसमें भी C शिफ्ट हो रहा था अलोंग द लाइन M1, और हम ये देख रहे थे कि ये C यही ऑप्टिमल रहे, इनफिजिबल ना हो आपके टोटल कॉर्नर पॉइंट से 6। तो जब आप राइट हैंड साइड को उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देख रहे होते हैं, तो आपने उसकी ऑप्टिमल और मिनिमम रेंज में इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट चेंज ना हो, ऑप्टिमल पॉइंट C ही रहे। चेंज से मुराद ये नहीं कि उसकी सोल्यूशन वैल्यू, चेंज से मुराद है कि C के अलावा कोई और पॉइंट ऑप्टिमल ना हो जाए। आप देख रहे हैं आपके पास पॉइंट्स हैं A, F, E, D, C, B, तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है C। तो C बेशक शिफ्ट हो जाए, यानी उसकी सोल्यूशन वैल्यू चेंज हो सकती है। जाहिर है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमल वो जो C है, यानी जो कॉर्नर पॉइंट आपका ऑप्टिमल C है, वही कॉर्नर पॉइंट आपका मेंटेन रहे। यानी ये ना हो कि आपका D ऑप्टिमल हो जाए या E ऑप्टिमल हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपने वो जो वेरिएशन है M1 की मिनिमम और मैक्स को मेंटेन रखना है कि C ही ऑप्टिमल रहे, पॉइंट वही रहे, सोल्यूशन वैल्यू उसकी जाहिर है वो जब शिफ्ट होगा तो चेंज होगी। इसी तरह M2 की भी आपने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ली थी, लेकिन उसमें ख्याल ये रखा था कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट C ही रहे। तो जैसे ही ऑप्टिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो फिर आपने मिनिमम वहां तक जाना है जहां तक वो चेंज। मुझे करने दे, जरा माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी, तो आज भी हमने क्या करना है, आज भी हमने यही देखना है कि इस लाइन को
मिनिमम स्लाइड करते हुए कहां तक लेके जा सकते हैं और मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं, ताकि आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट सी है वो ऑप्टिमल वो ही रहे। तो आज की नेचर आपको, यानी पूरे राइट हैंड साइड में यही नेचर चल रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका ये जो कंस्ट्रेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिफरेंस है और वो है 1, और हम देखना चाह रहे हैं ये कितना मिनिमम हो सकता है और कितना। उसी तरह आपको पता होगा जब राइट हैंड साइड हम चेंज करते हैं तो ये लाइन पैरेलल स्लाइड करती है। तो जरा देखते हैं, इस लाइन की बारी है। मैं थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड लेके आया। जब मैं डाउनवर्ड लेके आया तो ये रीजन अब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहा। सॉल्यूशन का पार्ट कौन सा है? ये एरिया सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो अभी भी आप देखें सी पॉइंट वही है, ऑप्टिमल अभी भी सी ही है। आप देखना चाहते हैं तो सी को इधर अंदर प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपने इस कंस्ट्रेंट को, जो कि ओरिजिनली राइट हैंड साइड 1 थी, तो उसको थोड़ा सा कम किया। कितना कम हुआ अभी हमें नहीं पता, अभी हम उसकी मिनिमम तक पहुंचेंगे फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और थोड़ा सा नीचे लेके आए तो अभी भी आपका जो शेडेड रीजन होगा, जो फिजिबल, ये पोर्शन होगा, ये इस वक्त आपका शेडेड रीजन नहीं है। ये मैं अभी इसका कलर चेंज नहीं किया, आप समझें कि ये आपका निकल गया है सॉल्यूशन स्पेस से, ये सॉल्यूशन स्पेस है। और अभी भी अगर आप जी लाइन को ड्रैग करके देखें तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट सी ही है। इसका मतलब है और भी राइट हैंड साइड ये जो 1 है इसको डिक्रीज किया जा सकता है, और डिक्रीज करें, ये पॉइंट सी के ऊपर आ गई है। और डिक्रीज करें, जब और डिक्रीज करेंगे तो आपका सॉल्यूशन स्पेस बनेगा ये। तो अब आप देखें आपका सी जो है ये सॉल्यूशन स्पेस के बाहर चला गया। तो इट मींस हमने वहां तक इसको डिक्रीज करना है जब तक कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट सी ही रहे। इसका मतलब है लास्ट जो आपको पॉइंट में ये जो वैल्यू मिली थी वो ये थी। बताइएगा पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब आपके पास आपने जो इस लाइन की जो राइट हैंड साइड 1 थी उसको डिक्रीज करते करते जो आपको लास्ट उसकी पोजीशन मिली है वो ये है। इससे नीचे लेके जाएंगे तो सी आपका शेडेड रीजन के बाहर चला जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट था। इट मींस इसी लाइन को हम कहेंगे, ये इसकी इस लाइन की, ये जिसकी भी कंस्ट्रेंट, जिस भी लाइन इक्वेशन की ये लाइन है, उसकी राइट हैंड साइड जो भी बनती है वो मिनिमम है। अब रह गया उसको कैलकुलेट करना। तो आपको पता है ये जो लाइन है इसका कोई भी पॉइंट, कोई भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट ले लें और उसको इधर पुट करें, वो पता चल जाएगा कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का टोटल क्या है। जब आपने ये 1 लिया था इस लाइन का ओरिजिनली, तो इस लाइन का कोई भी अगर पॉइंट इसमें पुट करें तो वो इक्वल टू 1 होना था। तो अब आप देखना चाहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनली तो 1 है, अब करंटली ये कितना डिक्रीज हो चुका है। तो इसी लेफ्ट हैंड साइड का आपने टोटल लेना है। और आपने लाइन देखा, ये लाइन यहां तक आके रुक गई है। अब आप इस लाइन का कोई भी पॉइंट इस लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस कर दें तो जो रिजल्ट आएगा तो वो आपको इसकी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और सी भी क्योंकि इसके ऊपर रिजाइड कर रहा है, तो जस्ट आप सी को, सी क्या था, x1 = 3 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आप पहले से ही आपको पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। सी आपका x1 आपका है 3 टन्स और x2 आपका है 1.5 टन्स। तो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में 3 इधर पुट करें x1 की जगह पे, 1.5 इधर पुट करें, उनका टोटल करेंगे तो ये आंसर आएगा -1.5। ओरिजिनली इन दोनों का टोटल 1 था और हम उसको डिक्रीज, जो आखिरी पोजीशन थी इस लाइन की वो ये थी, और उसका हमने उस लाइन का कोई भी पॉइंट इस लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें और मैंने सी पुट किया है तो मेरे पास रिजल्ट आया -1.5। मींस इनका डिफरेंस -1.5 तक, यानी ये ओरिजिनली 1 है, कितना मिनिमम हो सकता है, -1.5 तक ये डिफरेंस है। ये -1.5 ये नहीं है कि वो कोई x2 या x1 की वैल्यूज है, वो कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये x1 3 टन्स
और x2 1.5 टन्स, ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने जब उसका टोटल किया तो -1.5 मिल गया। इट मींस इसकी राइट हैंड साइड जो 1 है ओरिजिनली, डिक्रीज कहां तक मिनिमम जा सकती है, उसकी मिनिमम है -1.5। मिनिमम आपने निकाल लिया, अब हमने मैक्सिमम निकालना है। अब इस लाइन को हम अपवर्ड देखते हैं कितना इंक्रीज हो सकता है। तो ये लाइन पैरेलल आगे लेके जाएंगे, इधर इंक्रीज हो रही है। अब विदाउट अफेक्टिंग सी कितना इंक्रीज कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, कोई बताएगा? और इंक्रीज कर दे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक आपको नजर आ रहा है कि आपके सी के साथ ये सी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इट मींस ये इंफिनिटी तक जा रहा है। आप एक चीज जरूर देखोगे कि ये आपका शेडेड रीजन से बाहर हो गया है, लेकिन वायलेशन नहीं कर रहा। ये ऐसी है जैसे डीजेनरेसी में आपने एक कंस्ट्रेंट को देखा था, वो रिडंडेंट बन गई थी। वो कंस्ट्रेंट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिडंडेंसी वायलेशन नहीं कर रहे। इम्प्योर आपका मॉडल जरूर हो गया, लेकिन इसका मतलब है आप ये जो राइट हैंड साइड 1 के लिए ये थी, इस राइट हैंड साइड को आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। आपका सी वही ऑप्टिमल रहेगा और आपका इसका इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना रिडंडेंसी तो शो करता है, वायलेशन नहीं हो रही आपकी किसी भी कंस्ट्रेंट की। फॉलो कर रहे हैं इस पॉइंट को? यस सर। तो यहां से ये भी बात पता चली, जो आपकी कंस्ट्रेंट जिसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके ऊपर रिजाइड ना कर रहा हो, तो उसकी एक डायरेक्शन इन्फिनिटी जरूर होगी। क्यों? वो एक डायरेक्शन में इंक्रीज होता जाएगा तो या डिक्रीज होता जाएगा। अगर ऑप्टिमल पॉइंट किसी सॉल्यूशन का इस साइड पे है तो इसको इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज किया जा सकता है। तो अब आपने इसका मिनिमम निकाल लिया, 1 ओरिजिनल था, मिनिमम -1.5 और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी। तो जब आपको मिनिमम और मैक्स मिल जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट करना। तो यूनिट वर्थ में आपको पता है, हम सपोज कर लेते हैं कि y3 इस d1 की यूनिट वर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और यूनिट वर्थ क्या होती है, चेंज इन z डिवाइड बाय चेंज इन d1। तो हमने सिर्फ d1 चेंज देखी है। ये जो d1 है इसकी राइट हैंड साइड मिनिमम -1.5 और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो ये जो चेंज है इधर चेंज मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम -1.5, तो उसकी चेंज भी इन्फिनिटी होगी। तो अगर डाउनवर्ड इन्फिनिटी आ जाए तो इसका ओवरऑल रिजल्ट हो जाता है 0। इट मींस ये जो यूनिट वर्थ है इस कंस्ट्रेंट के लिए जो कि D3 थी डिमांड की, तो उसकी यूनिट वर्थ क्या निकली है, 0। तो आपकी M1 मटेरियल की यूनिट वर्थ निकली थी $750, M2 की यूनिट वर्थ निकली थी, वो मटेरियल से रिलेटेड डेटा था, तो M2 की निकली थी $500, और हमें जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वहां से उसकी यूनिट वर्थ हमें क्या मिल रही है, 0। तो सेम इसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम सर इस कंस्ट्रेंट को लेंगे। जी सर इन्फिनिटी का दोबारा रिपीट कीजिएगा पॉइंट। अच्छा, ये देखिए, अभी हमने इस कंस्ट्रेंट को डाउनवर्ड लेके आए थे, कहां तक आई थी, -1.5 तक, वो कोऑर्डिनेट्स पुट करके। अपवर्ड लेके गए हैं, कितनी है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये जो यूनिट वर्थ का फॉर्मूला है, तो इसके जो डिवाइड हो रहा है पोर्शन वो है चेंज इन d1। मीन नीचे क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस समथिंग, मैक्सिमम इन्फिनिटी है और मिनिमम -1.5। तो उनकी अगर चेंज लें मैक्सिमम और मिनिमम की तो इन्फिनिटी आएगी ना। पॉइंट क्लियर है? यस सर, ठीक हो। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे डिवाइड हो रही हो तो एज ए होल उसका रिजल्ट 0 आता है। तो इसका मतलब है थर्ड कंस्ट्रेंट की यूनिट वर्थ क्या होगी, 0। नो इश्यू, क्लियर है पॉइंट? यस सर, यस। अब आ जाते हैं लास्ट कंस्ट्रेंट, ये वाली। इस कंस्ट्रेंट को आपने
ये कंस्ट्रेंट D2 मैंने कहा जो डिमांड आपकी सेकंड डिमांड थी, उस कंस्ट्रेंट को हमने लिखा था x2 लेस देन इक्वल टू 2, और आपको याद होगा ये मार्केट डिमांड है, आई थिंक x2 था इंटीरियर पेंट। तो इंटीरियर पेंट की जो डिमांड थी मार्केट की वो 2 थी, एटलीस्ट 2। तो इस केस को हम देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड इस वक्त इसकी 2 है, तो इसमें फ्लक्चुएशन कितनी हो सकती है, मिनिमम कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है। और ये माइंड में रखिएगा, ये हम इस तरह से ये मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका ऑप्टिमल पॉइंट इनफिजिबल ना हो। और दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट 1, 2, 3, 4 ये वो वेरिएशंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें आपको मॉडल रीमॉडल ना करना पड़े, जो मॉडल आप बना चुके हैं वही वर्क करे और आपके पास डेटा आ जाए कि आपके पास ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स हैं इतनी वेरिएशंस इसकी इस मॉडल में एक्सेप्टेबल है। आई थिंक फॉलो कर रहे होंगे आप। अब लास्ट कंस्ट्रेंट ये वाली, इसको डाउनवर्ड लेके जाते हैं। ये जो लाइन है इसमें राइट हैंड साइड 2 है, तो थोड़ा सा 2 से डिक्रीज करते हैं, कितना डिक्रीज होता है और डिक्रीज हो सकता है बताइएगा। क्यों अभी भी ये देखिए ये पोर्शन शेडेड रीजन से निकल गया ये वाला, लेकिन अभी भी ये शेडेड रीजन है और अभी भी आपका ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है, वही सी। तो ये कंस्ट्रेंट और नीचे आ सकती है, डिक्रीज हो सकती है, और डिक्रीज कर दिया, इससे ज्यादा और डिक्रीज हो सकती है, और डिक्रीज कर सकते हैं, बताइए। नो सर। नहीं, क्यों? अगर इससे ज्यादा और नीचे लेके गए तो आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो शेडेड रीजन से ऊपर चला जाएगा। क्यों? ये पोर्शन लाइन के, क्योंकि इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना है तो इसके डाउनवर्ड सॉल्यूशन स्पेस से अपवर्ड नहीं है, तो ये पोर्शन निकल चुका है। तो इससे और नीचे अगर लेके आए, इट मींस ये लाइन में राइट हैंड साइड 2 थी, डिक्रीज करते करते आखिरी हद हमारी ये आई। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है कि ये तो 2 है, इस लाइन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जस्ट एक ही x2 नजर आ रहा है। तो इस वक्त इस लाइन के लिए x2 क्या है? इस लाइन के लिए तो x2 2 था, इस लाइन के लिए तो मैंने वही आपको बताया, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट इस लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर दें, जो रिजल्ट आएगा तो वो आप समझ सकते हैं कि ये मिनिमम राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू है। तो अभी आपके पास ये जो लाइन है, कोई भी लाइन का पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो C इसके ऊपर रिजाइड कर रहा है तो मैं C मेरा पॉइंट है x13 और x2 1.5, तो मैं इस पॉइंट को इधर पुट करता हूं। तो यहां तो सिर्फ x2 प्रेजेंट है और इसमें x2 क्या है 1.5। इट मींस ये x2 आपका 1.5 तक डिक्रीज हो सकता है। तो ये 2 है, कितना नीचे लेके आए हैं, यहां तक फाइनल, इससे नीचे और नहीं लेके जा सकते इस लाइन को। और इस लाइन पे इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लें जिसमें मैंने C लिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 जो है 1.5 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x2 ही है, तो ये 1.5 आपने x2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास मिनिमम आ जाएगी 1.5। मैक्सिमम कितनी होगी? इस लाइन को पैरेलल अपवर्ड ड्रैग करते हैं, ये ऊपर कितनी ऊपर जा सकती है? इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी तक। क्यों? C उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको आप बढ़ाते जाएं, ये ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इट मींस ये जो राइट हैंड साइड 2 थी, तो ये राइट हैंड साइड कितनी इंक्रीज हो सकती है? इन्फिनिटी तक। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आई? ये जो है इसकी ओरिजिनली ये 2 है, आपने ग्राफ के जरिए देखा मिनिमम कितनी, इसको 2 से 1.5 तक लेके जा सकते हैं, और मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं? इन्फिनिटी। तो आपको मिन और मैक्स मिल गया। अब आप इसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये राइट हैंड साइड मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो यूनिट वर्थ क्या है, उसको हम सपोज कर लेते हैं y4 इस कंस्ट्रेंट के लिए, ये रिप्रेजेंट करती है यूनिट वर्थ। तो y4 होगी चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन, ये D2 है, इधर D1 गलती से लिखा गया, डिवाइड बाय चेंज इन D2। और अभी हमने देखा कि ये जो कंस्ट्रेंट है
मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या है 1.5। तो उसकी चेंज अगर लें इन्फिनिटी माइनस 1.5, वो क्या होगी, इन्फिनिटी। तो डाउनवर्ड अगर इन्फिनिटी हो तो ओवरऑल रिजल्ट आपका 0 आएगा। इट मींस ये जो कंस्ट्रेंट 4 कंस्ट्रेंट है इसकी भी यूनिट वर्थ क्या है, 0। तो आई होप चारों की चारों कंस्ट्रेंट को हमने देख लिया और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बताइएगा प्लीज, जी बताइएगा। यस सर। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम था, हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के 2 स्टेप होते हैं, 2 पार्ट्स। एक में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स को चेंज करके देखना होता है, लेक्चर 1 में इसकी डिस्कशन हो गई। दूसरे पार्ट में आपने जो कंस्ट्रेंट सेट है उनकी राइट हैंड साइड को देखना है कि उसकी मिन और मैक्स क्या है, और उसकी मिन और मैक्स से हमें पता चलेगा कि हर कंस्ट्रेंट की यूनिट वर्थ क्या है। एक्चुअली हम यूनिट वर्थ देखना चाह रहे हैं और यूनिट वर्थ के लिए हमें इसकी मिन और मैक्स पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने हर कंस्ट्रेंट की मिन मैक्स निकाली और फिर उससे यूनिट वर्थ निकाली। फिर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने इसकी बात की थी, थर्ड लेक्चर में हमने इसकी मिन और मैक्स निकाली और फिर उससे यूनिट वर्थ निकाल ली। और आज हमने डिस्कस किया इस कंस्ट्रेंट की मेन मैक्स, इसकी मेन माइनस 1.5 और मैक्स इन्फिनिटी, और उस यूनिट वर्थ उस मेन और मैक्स से क्या निकली, 0। तो लास्ट कंस्ट्रेंट ये थी, इसकी मेन और मैक्स निकाली, मेन इसकी गई है 1.5 तक और मैक्स गई है इन्फिनिटी पे, और यूनिट वर्थ क्या निकली है, 0। तो आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का पता चल चुका होगा कि हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या करते हैं। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक?